Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNUTOS. Welcome to session 9 on environmental studies. Environmental studies is an elective paper for those who are taking admission in UG program in IGNU. The exam pattern for this subject would be objective. That means you will find complete multiple choice questions. The short video sessions that we will be uploading on our official channel of IGNUTOS will help in cracking those MCQs. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with session 9 of environmental studies. So first question of session 9 is, which of the following factors leads to eutrophication? So this is very important term, eutrophication. In fact, one more term is related to eutrophication is there, that is biomagnification. And both terms are important for paper point of view. I will be telling you the both. One is eutrophication and second term is biomagnification. देखो eutrophication को algal bloom भी बोलते हैं. Okay, you can note it down. Eutrophication is also known as algal bloom. एल्गी का ब्लूम हो जाना, एल्गी बहुत सारी इकट्ठी हो जाना, ठीक है, पर कहाँ पे? पानी में, ठीक है. सो यूट्रोफिकेशन का मतलब है excess growth of algae in water. Eutrophication is the algal bloom in water. और वो एल्गी ग्रो कैसे हुई, ठीक है. सो ये आपको बताना है कि यूट्रोफिकेशन किसके कारण हुई है. क्लियर. सो फर्स्ट ऑप्शन देखो, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. देखो फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें, इसका नाम ही बताता है कि फर्टिलाइजर इज समथिंग विच मेक समथिंग फर्टाइल. इधर इट इज मेकिंग, मतलब वो किसी चीज को फर्टाइल बनाता है, तो दैट इज फर्टिलाइजर. एंड फर्टिलाइजर किसको फर्टाइल बनाते हैं? मेनली हम सॉइल के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं. क्लियर. तो एक्सेसिव यूज ऑफ fertilizers are making the soil fertile. So fertilizers are normally considered as nutrients. Clear. So fertilizer जो किसी चीज को स्पेशली सॉइल को फर्टाइल बनाता है, तो फर्टिलाइजर्स को हम टॉक्सिक केमिकल्स नहीं बोलते हैं. फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं बिकॉज दे मेक्स आवर सॉइल फर्टाइल. क्लियर. सो अगर हम सॉइल में एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो डेफिनेटली वो मेरी सॉइल को तो फर्टाइल बनाते ही हैं, लेकिन सॉइल को फर्टाइल अगर बना रहे हैं उसके साथ साथ क्या हो रहा है, आपके जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर आपने यूज करा, जो एक्सेस में फर्टिलाइजर यूज करा, वो रेन वाटर के साथ या इरिगेशन वाटर के साथ आपके नियर बाय वाटर बॉडी में चला जाता है. एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स. ओके. सो विच आर न्यूट्रिएंट्स ओनली. सो पानी में अगर न्यूट्रिएंट आते हैं, पानी भी है, तो ग्रोथ हो जाती है किसकी? प्लांट्स की. सबसे पहले कौन सा प्लांट आता है? एल्गी. क्लियर. सो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, दैट मीन्स एक्सेसिव यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? दे लेड्स टू द न्यूट्रिएंट्स. आपके जो एक्सेसिव यूज करते हो फर्टिलाइजर्स का या न्यूट्रिएंट्स का इन द सॉइल फॉर द बेटर क्रॉप, वो एक्सेस में अगर यूज होता है तो उसका जो एक्सेस पार्ट है that may go down to the water bodies with the rain water or with the irrigation water. Water body में we do have water, we do have nutrients. तो किसकी ग्रोथ हो जाती है? एल्गी की. इसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम and that is also known as eutrophication. अगर पूरे पानी में एल्गी की ग्रोथ हो चुकी है मतलब आपका वो पानी खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है. क्लियर. सो आपने यू मस्ट हैव सीन सम काइंड ऑफ लेक, सम वाटर बॉडीज जिनका जो पानी है वो पूरा ग्रीन कलर का है. सो दैट ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन, एल्गी है. क्लियर. सेकेंड ऑप्शन देखो, इंक्रीज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो अगर आपके पानी में प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो सेम यूट्रोफिकेशन. सो ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. क्लियर. सो आंसर इज बोथ ए एंड बी. अगर पानी में आपके प्लांट न्यूट्रिएंट ज्यादा हैं या फर्टिलाइजर का यूज तुम ज्यादा कर रहे हो, दोनों से ही क्या होता है? यूट्रोफिकेशन, दैट इज एल्गल ब्लूम. सो आंसर इज बोथ ए एंड बी. लेट्स टॉक अबाउट अदर टर्म, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन. ओके, देखो ध्यान से समझो. बायोमैग्निफिकेशन, बायो मीन्स लाइफ, मैग्नीफाई मतलब बड़ा होना. ओके. सो किसी लाइफ में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी चीज का बड़ा होना, सो दैट इज बायोमैग्निफिकेशन. सो बायोमैग्निफिकेशन जो है, इट इज बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन वाटर.
ठीक है। सो अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा है पानी में तो यूट्रोफिकेशन होता है, अगर पानी में टॉक्सिक केमिकल ज्यादा है देन इट लेड्स टू बायोमैग्निफिकेशन। तो टॉक्सिक केमिकल की जगह हम लोग इसमें अगर ऑप्शन में पेस्टिसाइड्स भी आता है, पेस्टिसाइड, साइड मीन्स किल करना, पेस्ट को किल कर रहे हैं, सो दैट द केमिकल विच इज किलिंग समथिंग, ठीक है, सो पेस्टिसाइड है, सो दैट केमिकल इज टॉक्सिक ओनली। इधर आई एम यूजिंग पेस्टिसाइड और आई एम यूजिंग टॉक्सिक केमिकल, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। सो टॉक्सिक केमिकल अगर पानी में ज्यादा है दे लेड्स टू बायोमैग्निफिकेशन। अब ये बायोमैग्निफिकेशन कैसे होता है, मतलब लाइफ में सपोज देयर इज अ फूड चेन दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशंस, ठीक है, वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस हम लोगों ने इनफैक्ट 2 सेशंस में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द फूड चेन। अगर मैं पानी की फूड चेन की बात करती हूँ, सो सपोज मेरे पास पानी में कोई टॉक्सिक केमिकल है, ओके, सो पानी में जो फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके फाइटोप्लैंक्टन से। फाइटो मीन्स प्लांट्स, प्लैंक्टन मीन्स फ्लोट करना। सो ऐसे स्मॉल प्लांट्स जो फ्लोट करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, उनसे आपकी पानी की फूड चेन जो है वो स्टार्ट होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फूड चेन जो लैंड पे है इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रासेस, ठीक है। सो अगर पानी की फूड चेन की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन, क्लियर। सो फाइटोप्लैंक्टन के अंदर टॉक्सिक केमिकल गया क्योंकि मेरे पानी में टॉक्सिक केमिकल था। फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करते आपके जू प्लैंक्टन, जू मतलब एनिमल, प्लैंक्टन मीन्स फ्लोट करना, सो जू प्लैंक्टन मीन्स फ्लोटिंग एनिमल, स्मॉल फ्लोटिंग एनिमल। सो जू प्लैंक्टन जो फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करते हैं उनके अंदर क्या आ गई, टॉक्सिसिटी आ गई, टॉक्सिक केमिकल्स आ गए। वो कहां से आए, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स थे। सो जू प्लैंक्टन पे स्मॉल फिशेज ने फीड करा, सो स्मॉल फिशेज के अंदर टॉक्सिसिटी आ गई, स्मॉल फिशेज पे लार्ज फिशेज ने फीड करा। सो जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ते रहे हैं टॉक्सिक केमिकल की अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो रही है, फाइटोप्लैंक्टन से जू में गई, जू से स्मॉल फिश में, स्मॉल से लार्ज फिश में, ट्रांसफर तो हो रही है, ठीक है। लेकिन बायो वर्ड, मैग्निफिकेशन वर्ड कहां से आया, बायो मैग्निफिकेशन में मैग्निफिकेशन वर्ड का क्या मतलब है। सो इसका मतलब है कि आपके जो फाइटोप्लैंक्टन थे दे वर टू स्मॉल, टाइनी, क्लियर। तो उसको जब जू प्लैंक्टन ने फीड करा तो जू प्लैंक्टन 1 2 4 कितने फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, तो टॉक्सिक केमिकल की अमाउंट बढ़ेगी, क्लियर। सो अगर मैं करूं जू प्लैंक्टन की बात, स्मॉल फिशेस की खाने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। एक जू प्लैंक्टन में अगर 1% ऑफ टॉक्सिसिटी है, 4 जू प्लैंक्टन में 4% टॉक्सिसिटी होगी। तो जो स्मॉल फिश है, इफ दैट स्मॉल फिश इज ईटिंग 4 जू प्लैंक्टन्स, तो 4% उसके अंदर टॉक्सिसिटी होगी, तो टॉक्सिसिटी तो बढ़ गई। अगर मैं बिग फिश की बात करूं, एक लार्ज फिश जो है, इफ इट दैट फिश इज ईटिंग 2 और 3 स्मॉल फिशेस, तो स्मॉल फिश के अंदर एक के अंदर अगर 4% टॉक्सिसिटी है तो लार्ज फिश के अंदर तो कितनी टॉक्सिसिटी होगी, इफ दैट लार्ज फिश और बिग फिश इज ईटिंग 2 स्मॉल फिशेस, तो डबल 8%, ठीक है। सो जैसे जैसे हम फूड चेन में वी आर मूविंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, द अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल इंक्रीजेस, दैट इज नोन एज biomagnification, ठीक है। So learners, here we have discussed 2 terms, one is eutrophication and one is biomagnification. Eutrophication is because of excessive use of fertilizer or excessive amount of nutrients in water body. Eutrophication is also known as algal bloom. And biomagnification, on the other hand, is because of the excessive use of pesticide in the agricultural field or the excess amount of toxic chemical or pesticide in the water body. So that is biomagnification. I hope these 2 terms are clear to you. So which of the following factors leads to eutrophication? Answer is both A and B. Coming to the next question, that is, which of the following is not a biogeographic zone of India? देखो बायोजियोग्राफिक का क्या मतलब है, बायो मीन्स लाइफ, जियोग्राफिक मतलब जियोग्राफिक लोकेशन। सो अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें उसके डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन दोज जियोग्राफिकल लोकेशंस। सो इंडिया की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू बायोजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिया को 10 जोन्स में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। So India has 10 biogeographic zones according to the biogeographic characteristics.
Biogeographic characteristics means according to the types of the species, types of the organisms और geographic location. उसके अकॉर्डिंगली इंडिया के कितने बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं? 10 जोन्स है. क्लियर? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा बायोजियोग्राफिक जोन नहीं है. क्लियर? सो फर्स्ट ऑप्शन इज थार डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान. ठीक है. अब देखो जो मैंने आपको 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स बताए उनके फर्दर फिर आगे जोन्स है. क्लियर? सो अगर मैं थार डेजर्ट की बात करूं, इट कम्स अंडर इंडियन डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट इज वन बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया जिसके फर्दर 2 जोन्स हैं. ठीक है. एक थार है, एक कच्छ है. ठीक है. सो 2 डेजर्ट्स हैं, एक थार एंड कच्छ, लेकिन ये दे कम्स अंडर इंडियन डेजर्ट. So Indian desert is one of the 10 biogeographic zones of India. Indian desert में further we have 2 deserts, one is Thar desert and one is आपका Kutch. So Thar desert of Rajasthan, it is a biogeographic zone of India. So this is not the answer क्योंकि आपको बताना है कि कौन सा biogeographic zone नहीं है. सेकेंड है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, थर्ड है साउथ ईस्ट जोन, फोर्थ है नॉर्थ ईस्ट जोन. अब नॉर्थ ईस्ट जोन की पहले बात करते हैं. सो नॉर्थ ईस्ट जोन फर्दर इट हैज 2 जोन्स. उसमें से एक जोन है नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्र वैली. ठीक है. सो जो बी एंड डी है बोथ आर सेम. नॉर्थ ईस्ट जोन फर्दर हैव 2 जोन्स जिसमें से वन जोन इज ब्रह्मपुत्र वैली. सो बी एंड डी आर सेम. ठीक है. सो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन सी, साउथ ईस्ट जोन. इट इज नॉट अ बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया. क्लियर? सो पहले मैंने आपको बताया कि बायोजियोग्राफिक जोन होता क्या है. किसी कंट्री को या किसी जगह को उसके बायोजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली डिवाइड करना into different zones is known as biogeographic zones. India has 10 biogeographic zones जिसके further zones हैं. Thar desert is it comes under Indian desert. Brahmaputra plain it comes under northeast zone, and southeast zone is not a biogeographic zone of India. Clear? Coming to the next question, which day is celebrated as World's Environment Day? So this is very easy, but मैं आपको बताऊंगी क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसी दिन को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं. ओके. सो वर्ल्ड्स एनवायरमेंट डे it is celebrated on 5th of June. So answer is B. Clear? So this is very easy question, सबको ये पता होता है. बट क्यों 5th of June को सेलिब्रेट करते हैं, लेट्स डिस्कस इट. ठीक है. इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 स्टॉकहोम में. स्टॉकहोम इज इन स्वीडन. ठीक है. So first conference, please note down the name of the conference. This is also important for paper point of view. First conference on human environment held in 1972 in Stockholm, Sweden. On it started on 5th of June. ठीक है. उसका जो फर्स्ट डे था उस कॉन्फ्रेंस का वो 5th of June था. ठीक है. सो 5th of June से स्टार्ट हुई थी 1972 में एक कॉन्फ्रेंस. कॉन्फ्रेंस का नाम था फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट. कहाँ पे? स्टॉकहोम में, स्वीडन में. सो उस दिन से एनवायरमेंट डे को सेलिब्रेट करा जा रहा है एज अ 5th of June. ठीक है. सो 5th of जून से 1972 में एक कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट. इट हेल्ड इन स्टॉकहोम, स्वीडन. और उस दिन से 5th of June इज सेलिब्रेटेड एज Environment Day, World's Environment Day. Clear? So answer is B. So next question is, what will be the impact of absence of ants on the earth? Okay. देखो last I guess in session 8 we did discuss about food chain. हम लोगों ने food chain की बात करी, हम लोगों ने food web की बात करी. ठीक है. So हम लोगों ने keystone species की भी बात करी. So keystone species are the important species of the ecosystem. मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम की हर स्पीशी इंपॉर्टेंट है. देखो अगर हमारी अर्थ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई स्पीशी है, वो सब कोई ना कोई अपने रोल के लिए है, उन सबका कोई ना कोई रोल है. ठीक है. अगर कोई स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाती है, कोई खत्म हो जाती है, तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट आवर इकोसिस्टम. कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है. ऑल्दो किसी चीज में कई बारी हमें इमीडिएट इम्पैक्ट दिखता है, कई बारी हमें विद टाइम इम्पैक्ट दिखता है. क्लियर? सो क्वेश्चन है कि अगर एंड्स खत्म हो जाएं, ठीक है, एंड्स खत्म हो जाएं हमारी अर्थ से,
तो क्या होएगा, उसका क्या इम्पैक्ट होएगा? सो फर्स्ट ऑप्शन है नो इम्पैक्ट, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है इट डिस्ट्रॉयज लाइफ, ओके, वी विल सी इट। अ लिटिल एडवर्स इम्पैक्ट, थोड़ा सा एडवर्स इम्पैक्ट होएगा। डिक्रीज इन टर्माइट्स, ओके, लेट मी टेल यू, डिक्रीज इन टर्माइट्स तो नहीं होएगा। अगर एंड्स खत्म हो जाती हैं देन टर्माइट्स विल इंक्रीज। मैंने आपको लास्ट सेशन में, सेशन 8 में एग्जांपल दी थी फूड चेन की। I believe it was session 8 only, but one of the previous sessions we discussed about food chain. और मैंने एग्जांपल दी थी आपको, सपोज देयर इज अ फूड चेन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रासेस। ग्रासेस पे फीड कर रहे हैं आपके ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर पे फीड कर रहे हैं आपका माउस, माउस पे फीड कर रहे हैं आपका स्नेक। सपोज माउस आपका एक्सटिंक्ट हो जाता है, सो माउस एक्सटिंक्ट हो गया, तो आपका जो माउस था वो फीड करता था ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर का नंबर बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि उसको खाने वाला जो माउस था वो हमने खत्म कर दिया, वो एक्सटिंक्ट हो गया। अब माउस पे फीड करता था स्नेक, स्नेक का नंबर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि स्नेक को खाने के लिए माउस ही नहीं है। सो इसी वजह से हमारे पास सिर्फ फूड चेन नहीं है, वी डू हैव फूड वेब। अगर माउस बीच में से निकल जाता है तो माउस का रोल प्ले करने के लिए देयर आर अदर ऑर्गेनिजम्स। माउस अगर नहीं है टू ईट द ग्रास ओपर, तो ग्रास ओपर को कोई और ऑर्गेनिज्म खा लेगा। स्नेक के पास अगर माउस नहीं है खाने के लिए देन इट कैन फीड सम अदर एनिमल। तो जिसके कारण हमारा जो फूड चेन है, हमारा जो इकोसिस्टम है, वो बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, सो फूड वेब का इंपॉर्टेंस क्या है? टू मेक आवर इकोसिस्टम बैलेंस्ड। क्लियर? तो हम लोगों ने अभी ये फूड चेन की बात करी, सेम यहाँ पे बात हो रही है कि अगर एंड्स हमारी अर्थ से निकल जाती हैं तो क्या होगा। सो देखो, एंड्स जो थी दे फीड अपॉन टर्माइट्स, क्लियर, लेकिन एंड्स नहीं है। तो समहाउ कहीं ना कहीं अगर एंड्स खत्म हो जाएंगी तो टर्माइट्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि एंड्स को खाने वाली टर्माइट्स जो है वो, सॉरी, टर्माइट्स को खाने वाली जो एंड्स हैं वो नहीं है। क्लियर? Obviously, there will be some other organism which will feed the termite, but still, in the absence of ants, there are chances that termites का जो number है वो increase हो जाएगा, instead की वो decrease हो जाएगा। ठीक है, तो D option तो गलत। अगर हम ants की बात करें, ants की हम लोग देखते हैं कि उसका रोल क्या है। ओके, सो आपने देखा होगा कि एंट क्या करती है, वो सॉइल में जाती है, सॉइल इकट्ठी करती रहती है, उसको छोटी छोटी बॉल्स में बना देती है। ठीक है, सो मतलब कन्वर्ट कर देती है सॉइल को, छोटी छोटी उसकी बॉल्स बन जाती हैं। सो एंट्स बेसिकली वो सॉइल के अंदर जाती है, सॉइल के अंदर जाके सॉइल को एरी बनाती है। एरी बनाने से क्या होता है कि सॉइल में वाटर पेनिट्रेट करता है, ऑक्सीजन पेनिट्रेट करता है, जो कि आपके प्लांट्स की रूट तक पहुंचता है। ठीक है, सो एंट्स प्ले an important role in making the soil airy, via which the water or the oxygen it reaches to the roots of the plants. अगर वो ants नहीं है जो आपकी सॉइल को एरी बनाती हैं, जिससे वाटर या ऑक्सीजन आपके प्लांट्स की रूट तक पहुंचता है, then it will destroy the life. Ants की प्रेजेंस में, सॉरी एब्सेंस में, आपकी जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ एंट्स ऑन द अर्थ? डिस्ट्रॉयज लाइफ। ओके, सो आंसर इज बी। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, नेम द ड्रग एसोसिएटेड विद प्लांट सोर्स टी और कॉफी। ओके, विद द प्लांट सोर्स टी और कॉफी। लेट्स डिस्कस ऑल द ऑप्शंस वन बाय वन। आपको बताना है टी और कॉफी में, ठीक है, कौन सा ड्रग मिलता है जो कि प्लांट का सोर्स है, प्लांट से है। वो ड्रग हमें जो मिला वो प्लांट से मिला, क्योंकि टी कॉफी हमें प्लांट से मिलती है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑप्शन देखो, ओपियम। पॉपी भी लिखा है, इट शुड बी इन ब्रैकेट। जो मैंने ओपियम के साथ पॉपी लिखा है, इट शुड बी इन ब्रैकेट, पॉपी शुड बी इन ब्रैकेट। ओके, सो ओपियम क्या है? ओपियम को हम हिंदी में बोलते हैं अफीम। इट इज अ ड्रग और ये बैन ड्रग है। ठीक है, ओपियम अफीम है, ये बैन ड्रग है, बट यस इट इज यूज्ड इन मेडिसिन। एंड अगर मैं आपको अफीम का एक बहुत मतलब उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल बताऊं, यूज बताऊं, सो दैट इज एंटी पैरालिटिक ड्रग। ओपियम इज अ एंटी पैरालिटिक ड्रग। ओके, सो बहुत सारी जगह पे लोग जो ओपियम जो है, इट इज वेरी कॉमन, लाइक पीपल दे यूजुअली they keep that opium in small amount in their pockets, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में पैरालिसिस की हिस्ट्री है, जिनकी फैमिली में पैरालिसिस
जो है अटैक आने का हिस्ट्री है, ठीक है। सो ओपियम इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पॉपी सीड प्लांट्स, खस प्लांट भी बोलते हैं इसको, खस प्लांट, पॉपी सीड प्लांट, विच इज एन एंटी पैरालिटिक ड्रग। बट ओपियम जो है, अफीम जो है, ये नॉर्मली इट इज ड्रग, लोग इसको नारकोटिक ड्रग की तरह लेते हैं, ठीक है। सो इट इज अ नारकोटिक ड्रग। नारकोटिक ड्रग होती है जिसमें सिडेटिव इम्पैक्ट होता है, मतलब जो नशे में के लिए यूज करते हैं। सो नॉर्मली आपको अफीम जो है, पॉपी सीड्स जो है, या आपको ओपियम है, एज इट इज मार्केट में नहीं मिलती है। क्लियर। सो थॉर्न एप्पल, देखो थॉर्न एप्पल का देयर इज अ पिक्चर ऑन स्क्रीन। इसको कांटेदार एप्पल भी बोलते हैं, एंड आई बिलीव हिंदी में इसको धतूरा बोलते हैं, ठीक है। सो थॉर्न एप्पल, इसको धतूरा बोलते हैं। इट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन, किस किस में, एस्थमा, टू ट्रीट एस्थमा, फॉर पार्किंसन डिजीज। बट यस, थॉर्न एप्पल जो है ये सिडेटिव भी है। थॉर्न एप्पल इट कैन बी टॉक्सिक, ये टॉक्सिक होता है। अगर इसको इससे हेलुसिनेशन भी हो जाता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है, हम कहते हैं ना कि लोग ड्रग्स लेके दूसरी दुनिया में, ऐसे लगता है पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में चले गए हो लोग, मतलब ये जो मूवीज में हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि ड्रग्स लेके उनको लगता है कि हम पता नहीं किस दुनिया में चले गए। सो दैट इज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का बेसिकली मतलब होता है टू इमेजिन समबडी, किसी को, किसी पर्सन को तुम इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हो, और यू स्टार्ट इमेजिनिंग लाइक सम वॉइसेस, और किसी की आवाज, किसी का शक्ल, किसी को तुम मतलब किसी को इमेजिन करना स्टार्ट करते हो, इधर फिजिकली दैट पर्सन या फिर किसी की आवाज। सो हेलुसिनेशन। सो थॉर्न एप्पल इट इज टॉक्सिक, ठीक है, इससे हेलुसिनेशन भी होता है। बट yes, it is used in medicine also for the treatment of asthma, for the Parkinson disease. कैफीन की अगर हम बात करें, हम कहते हैं चाय में नशा होता है, कॉफी में नशा होता है। बहुत से लोग कॉफी या चाय इसलिए पीते हैं क्योंकि उनको दे आर लाइक एडिक्टेड टू कॉफी और चाय। अगर उनको चाय या कॉफी नहीं मिलती, इवन आई एम एडिक्टेड टू टी और कॉफी, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को हेडेक होएगा अगर मेरे को दिन में एक बार चाय नहीं मिलता। सो सेम आपका जो कैफीन है, कैफीन में नशा होता है, ठीक है। एंड कैफीन हमें प्लांट से मिलता है, और कैफीन किस में होता है, आपकी टी या कॉफी में होता है। बहुत से लोगों को कैफीन अगर तुम ज्यादा ले लेते हो तो सिडेशन फील होता है। बहुत से लोगों को अगर कैफीन ज्यादा हो जाता है तो उनको हेडेक भी फील होता है, ठीक है। कैफीन जो है बेसिकली इट इज अ प्लांट सोर्स जो कि आपकी टी या कॉफी में होता है। सो आंसर इज सी। देन डी है कैम्फर। सो कैम्फर हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं कपूर, ठीक है। सो कैम्फर को हम लोग कपूर बोलते हैं। एंड कैम्फर जो है आपका इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द कफ सप्रेसेंट, एंड इट इज एंटी कैंसर, यूज एज अ एंटी कैंसर मेडिसिन ऑल्सो, ठीक है, यूज्ड इन एंटी कैंसर मेडिसिन ऑल्सो। सो मैंने आपको चारों जो आपकी ऑप्शंस थी उनका बता दिया यूज क्या है। ओपियम, पॉपी, ये आपका अफीम है, ये ड्रग है, ठीक है, लेकिन ये एंटी पैरालिटिक भी है। हॉर्न एप्पल जो आपका कांटेदार एप्पल, धतूरा, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर एस्थमा, फॉर पार्किंसन डिजीज। कैफीन जो आपको चाय में मिलती है, यस इट डू हैव नशा, और कैम्फर आपका क्या है, कपूर है। क्लियर। So this was the last question of session 9. Okay, so learners, those who are taking admission in UG or PG or any program in IGNOU Dost is there to help you. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. Apart from live and recorded classes, we are providing value-added notes. We are helping our mentees through their exams, through Exampedia. Our mentors will be helping the mentees for their assignments, for completing and submitting the assignments. A continuous support from mentors will be there for the career development, for skilling the personal and social development. We at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं काम की डिग्री. So to reach us out, you can call or WhatsApp on the number that is given on the screen, that is 7594939297. And you can also visit our website. Thank you, friends. So let's see. Let's meet in the next session. Okay.